लास्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोलिसिस पर डिस्कशन कर रहे थे। हमने बहुत सारी बातें कर ली थी हाइड्रोलिसिस के बारे में। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। तो मैंने कहा था कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है विच इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ ज़ेनन फ्लोराइड्स ऑफ ज़ेनन, वो टॉपिक बचा हुआ है। तो एक बार लेट अस सी दिस थिंग कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ज़ेनन फ्लोराइड्स किस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पे ज़ेनन के कंपाउंड्स की, तो बेसिकली ज़ेनन के जो फ्लोराइड्स हैं, वी हैव ज़ेनन फ्लोराइड्स। ज़ेनन फ्लोराइड्स जो हैं दे आर बेसिकली XeF2, XeF4 एंड XeF6। ये ज़ेनन फ्लोराइड्स हैं, ठीक है। तो पहले हम इनके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं कि XeF2, XeF4, XeF6 ये, फिर हाइड्रोलिसिस बात करेंगे। XeF2 कैसे बनता है? ज़ेनन प्लस फ्लोरीन, and XeF2 is obtained when xenon is in excess. Xenon is in excess and important है, and this is 673 Kelvin, 673 Kelvin and 1 bar। तो ये क्या देता है? ये देता है XeF2, समझे क्या? And this is obtained in the solid form, right? On the other hand, ये जो XeF2 है, when we have xenon plus fluorine and xenon and fluorine are in the ratio 1:5, मतलब we have 1 part of xenon and 5 parts of fluorine, समझे क्या? And then उसमें temperature we have 873 Kelvin, 873 Kelvin and pressure we have 7 bars। तो उस केस में हमको जो मिलता है वो होता है XeF4, सॉलिड, समझे? एंड देन इफ वी हैव xenon प्लस फ्लोरीन इन द रेशियो 1:20, मतलब फ्लोरीन एक्सेस में, यहाँ पे फ्लोरीन एक्सेस में, यहाँ पे भी फ्लोरीन एक्सेस में, बट यहाँ पे टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम है, 573 केल्विन, एंड प्रेशर जो सबसे ज्यादा है 50 से 60 बार्स। तो ये देगा हमें XeF6 सॉलिड। समझे क्या? राइट, ये सब का सब कैसे हैं? सॉलिड स्टेट में है। तो इसमें पहले देख लो टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर का बस ऑर्डर देख लो एक बार। हाईएस्ट टेम्परेचर लगता है किसको? XeF4 को, फिर XeF2 को, एंड देन XeF6 को। प्रेशर का ऑर्डर देख लो जरा। प्रेशर के वैल्यूज नहीं याद करने, बस वो टेम्परेचर के एक बार ऑर्डर्स देख लो। हाईएस्ट XeF2 को लोएस्ट प्रेशर 1 bar, then XeF4 and then XeF6, ठीक है। अच्छा, अब ये जो XeF6 है, XeF6 जो है, this XeF6 can also be obtained by reaction between XeF4 and O2F2। जब मैं रेडॉक्स पढ़ा रहा था मैंने बताया था O2F2 जो कंपाउंड होता है, दिस इज नॉट ऑक्साइड, दिस इज फ्लोराइड, दिस इज डाई ऑक्सीजन फ्लोराइड।
बिकॉज यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो कैसा है, वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सो दिस इज डाइऑक्सीजन फ्लोराइड. सो दिस गिव्स बेसिकली XeF6 प्लस O2. तो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन कैसा है, +1 है, यहाँ पे 0 हो गया. जेनन कैसा है, +4 है, यहाँ पे क्या हो गया, +6 हो गया. तो ये जो है दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स, राइट. एंड ये सब भी जो है, ये सब भी जो है, दे ऑल आर रिडॉक्स रिएक्शंस. दिख रहा होगा तुम्हें, देख सकते हो. फ्लोरीन का क्या हो रहा है, F2 का रिडक्शन हो रहा है, और जेनन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑल दीज आर द रिडॉक्स रिएक्शंस. समझे क्या, राइट. एंड ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं. ये जो रिएक्शन है ये कैसे अकर होता है, मतलब दिस रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 143 केल्विन. दिस रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 143 केल्विन. ठीक है, तो ये देख लो जरा एक बार. नाउ अभी जो जेनन के जो फ्लोराइड्स हैं, जेनन के जो फ्लोराइड्स हैं, इनके बारे में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं. जेनन फ्लोराइड्स मतलब XeF2, XeF4, XeF6, XeF2, XeF4 एंड XeF6. ये जो जेनन के फ्लोराइड्स हैं, इनके दो फीचर्स हैं. दे आर can be hydrolyzed by water easily. They can be hydrolyzed by water easily, पहला. And they act as fluorinating agents. They act as what? They act as fluorinating agents. बात समझे क्या? फ्लोरिनेटिंग एजेंट मतलब क्या? समथिंग विच कैन गिव फ्लोरीन, समथिंग विच कैन गिव F-. समझे क्या? सो दे एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट हाइड्रोलिसिस. लेट अस डिस्कस अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनन फ्लोराइड्स. समझे क्या? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान से देखना. इसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं. हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनन फ्लोराइड्स. और ये मत समझो कि मैं कुछ बाहर का पढ़ा रहा हूँ, मैं एकदम एनसीईआरटी लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ. क्योंकि हम लोग हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, तो आई एम जस्ट कवरिंग द वेरियस हाइड्रोलिसिस टॉपिक्स. समझेगा? तो हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनन फ्लोराइड्स. तो पहला हम लोग लेते हैं XeF2. तो पहला अगर मैंने लिया XeF2, तो अगर हमने XeF2 का हाइड्रोलिसिस किया, अगर हमने क्या किया, अगर हमने XeF2 का हाइड्रोलिसिस किया, तो पहली बात XeF2 का स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर बना सकते हैं XeF2 का. हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? H इज इक्वल टू कितना, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A. जेनन का हाइब्रिडाइज, सेंट्रल एटम जेनन है ना, तो हाफ. जेनन क्या है? नोबल गैस है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8 प्लस M. टर्मिनल एटम्स, मोनोवैलेंट टर्मिनल एटम्स कितने, 2 प्लस 0 माइनस 0. H के वैल्यू कितना हो गया? H के वैल्यू हो गया 5. H के वैल्यू आ गया 5. मतलब जो जेनन है वो sp3d है, sp3d, और dz² है यहाँ पे जेनन. समझे क्या? राइट. नाउ H के वैल्यू कितना आया? 5 आया. H इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू कितना, सिग्मा प्लस हाउ मच, लोन पेयर. समझे क्या? तो ये 5 है. में कहाँ जाते, sp3d 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 में कहाँ जाते हैं? sp3d में 3 लोन पेयर जाते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस में. समझे क्या? इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये इसके 3 लोन पेयर हो गए, ये इसके 3 लोन पेयर हो गए इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और जेनन फ्लोरीन कहाँ चला गया? फ्लोरीन चला गया एक्सियल पोजीशन. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर, मतलब ये लीनियर ज्योमेट्री होता है, लीनियर शेप है, लीनियर शेप. शेप इज लीनियर. समझे क्या? this is linear shape, right? This is having a linear shape.
ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री शेप इंक्लूड्स ओनली व्हाट, जैसा हमने बॉन्डिंग पढ़ा है, शेप इंक्लूड्स ओनली बॉन्ड पेयर्स, समझे क्या? बट अगर कहा जाए इसका ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री इंक्लूड्स बोथ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। तो ज्योमेट्री इंक्लूड्स बोथ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, ज्योमेट्री इंक्लूड्स बोथ। तो इस वाले केस में क्या होगा, ज्योमेट्री से क्या है, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, नो डाउट इन दिस, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप इज लीनियर। बात समझेगा? करें। अच्छा, तो यहां पे अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस बात करें, देखो स्ट्रक्चर देखो जरा, अभी हमने ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देख लिए जहां पे sp3d का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो जहां पे sp3d का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उस तरफ हमें क्या दिख रहा है, उस तरफ हमें दिख रहा है कि जो एक्सियल वाले बॉन्ड्स है वो पहले टूट जाते हैं। तो अगर ये एक्सियल वाले बॉन्ड्स पहले दोनों के दोनों एक्सियल वाले बॉन्ड्स क्या होंगे, टूट जाएंगे, समझेगा? तो अगर हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया, हमने यहाँ पे XeF2 का अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया तो एक्सियल वाले बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। मगर यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ऐसा नहीं फॉर्म करेगा। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि ऑक्सीजन एक्सियल वाले बॉन्ड टूट रहे थे और उसकी जगह ऑक्सीजन क्या कर रहा था, यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा था। तो XeO जैसा कोई कंपाउंड नहीं होता है, XeO जैसा कोई कंपाउंड नहीं होता है। अगर मैं स्टार्टिंग में तुमको बता देता जेनन के कंपाउंड्स, जैसे जेनन क्या है, नोबल गैस है, मगर जेनन के कंपाउंड्स में हमारे पास जेनन फ्लोराइड होता है और हमारे पास क्या है, हमारे पास जेनन ऑक्साइड्स हैं, हमारे पास जेनन ऑक्साइड्स हैं। जेनन ऑक्साइड में क्या क्या हमारे पास XeO3 है, हमारे पास XeO4 है, और जेनन के कंपाउंड में हमारे पास और कोई ऑक्साइड पॉसिबल नहीं है जेनन का। और जेनन के कंपाउंड्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑक्सीफ्लोराइड्स है, जेनन ऑक्सीफ्लोराइड्स, वी हैव जेनन ऑक्सीफ्लोराइड्स in the compounds of xenon. xenon ऑक्सीफ्लोराइड्स कौन कौन से हैं, XeOF4, XeO2F2, अभी ये सारी चीजें आने वाली हैं। xenon ऑक्सीफ्लोराइड्स में वी हैव XeOF4, XeO2F2, समझेगा? राइट, दीज आर द ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ xenon विच आर पॉसिबल, और कोई कंपाउंड पॉसिबल नहीं xenon का, समझेगा? तो अभी तक हमने जो देखा, अभी तक हम लोग जो देख रहे थे कि अगर हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का कोई स्ट्रक्चर है, उसके पास एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन लगा हुआ है, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन जाते हैं और उनकी जगह क्या आता है, डबल बॉन्ड O आता है। मगर यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड O लगाए तो क्या हो जाएगा, Xe डबल बॉन्ड O हो जाएगा। मगर जेनन का ऐसा कोई फ्लोराइड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, फ्लोराइड ऑक्साइड ऐसा कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जेनन के दो तरह के ऑक्साइड है, XeO3 एंड XeO4। तो यहाँ पे ये ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा। यहाँ पे सीधा सीधा क्या बन जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही कंपाउंड बनेगा, विच इज Xe प्लस O2 प्लस 2HF। XeF2 का अगर हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो क्या देगा, जेनन प्लस O2 प्लस 2HF। सो अगर हम यहाँ पे इसको मैं पूरा एक साथ लिखूं, देयरफॉर XeF2 का अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया ये इस तरह से, इसका अगर हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, ये इसका मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना देता हूं, लाइक दिस एंड लाइक दिस, एंड ये हो गया फ्लोरीन और ये हो गया फ्लोरीन। इसका अगर हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, मैंने बता दिया एक्सियल पोजीशन बॉन्ड टूटेगा मगर Xe डबल बॉन्ड O नहीं आएगा, बिकॉज ऐसा कोई ऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये सीधा सीधा क्या देगा, जेनन प्लस ऑक्सीजन प्लस क्या 2HF। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, दिस इज नथिंग बट अ रेडॉक्स रिएक्शन, समझेगा? ये जो है ये रेडॉक्स रिएक्शन है, दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है XeF2, जेनन प्लस 2 है, XeF2 सॉरी रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है किसका, रिडक्शन हो रहा है XeF2 का, जेनन प्लस 2 से जेनन में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ये जेनन में रिड्यूस हो गया। एंड ऑक्सीडेशन में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन किसका हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया H2O का, जो वाटर है उसने क्या दे दिया,
हाफ O2 दे दिया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, समझेगा? तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हाफ O2, राइट? तो दिस इज द this thing, hydrolysis of HCF2. This is how HCF2 is undergoing what? Hydrolysis reaction. बात समझ गया, right? Now next let us move on to HCF4. तो HCF4 की अगर हम बात करते हैं तो B part, if I talk about HCF4, तो HCF4 के अगर तुम स्ट्रक्चर की बात करोगे तो H इज इक्वल टू कितना, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, हाफ V कितना हो गया 8 प्लस M कितने हो गए 4, माइनस 0 प्लस 0, तो कितना आ गया 6 आ गया। तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2, समझे क्या? और यहाँ पे D कौन से हैं, यहाँ पे D है D x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड D z स्क्वायर, समझे क्या? ये हाइब्रिडाइजेशन आ गया हमारा। अभी H इज इक्वल टू कितना 6 इज इक्वल टू कितना, सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा कितने HCF4 है ना, सिग्मा कितने 4 हैं, तो लोन पेयर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो H इज इक्वल टू 6 में, H इज इक्वल टू 6 में लोन पेयर 2 आ गए, मतलब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, 2 लोन पेयर कहां पर रहेंगे, एक दूसरे से फादर अपार्ट रहेंगे। अगर एक दूसरे से फादर अपार्ट रहेंगे मींस स्ट्रक्चर कैसा आएगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा, और एक्सियल पोजीशन पे 2 क्या रहेंगे, मतलब 180 डिग्री पे क्या रहेंगे, 180 डिग्री पे लोन पेयर्स रहने वाले हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक्सियल पोजीशन पे हमारे पास 2 लोन पेयर्स जो है वो रुक जाएंगे, ये ऐसा 180, नॉट एक्सियल पोजीशन, 180 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं। और ये जो 180 डिग्री है वो 6 पोजीशन में से कैसा भी वो कोई सा भी 180 डिग्री हो सकता है, समझे क्या? ये जो 2 लोन पेयर हैं, ये जो 2 लोन पेयर हमने ऐसे दिखाए, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। आई कैन शो इट लाइक दिस ऑल्सो, इसको हम लोग इस तरह से भी दिखाया जा सकता है कि भाई ये 2 ऐसे हो गए और ये ऐसा हो गया, ये सब डिस्कशन किया हुआ है। तो ये आइदर वेज ये सेम है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्क्वायर प्लेनर, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। तो अगर हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया, HCF4 का अगर हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो ये थोड़ा सा देख लो क्या आएगा। स्क्वायर प्लेनर शेप है, शेप है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल, स्ट्रक्चर बोलो या ज्योमेट्री बोलो। शेप इन्वॉल्व्स ओनली द बॉन्ड पेयर्स, जबकि स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री इन्वॉल्व्स द बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स। तो एक बार ये देख लो कि अगर हमने इस HCF4 का हाइड्रोलिसिस किया, इसको याद कर लो, इसमें ज्यादा मेरे पास समझाने को नहीं है। तो अगर हमने इस HCF4 का अगर हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो HCF4 का ये याद कर लो सीधा सीधा, HCF4 का हाइड्रोलिसिस किया तो HCF4 ऑन हाइड्रोलिसिस undergoes gives xenon plus HCO3 plus HF plus O2। ये पूछा जाता है कि यहां पे xenon को देखा जाए, यहां पे xenon कैसा है, +4 है, xenon +4 है, यहाँ पे xenon 0 हो गया, यहाँ पे xenon क्या हो गया, +6 हो गया। तो ये जो रिएक्शन है ये xenon के लिए क्या है, xenon के लिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे लगा देते हैं 6 HCF4, ये बस याद कर लो रिएक्शन, और मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको नोट कर लो, समझे क्या? राइट, ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज है, जस्ट रिमेंबर इट। एंड ये क्या देगा, ये देगा 24 HF एंड प्लस व्हाट, दिस विल गिव यू 6 HCF4 प्लस कितना 12 H2O, 4 Hc प्लस कितना, प्लस हाउ मच 2 HCO3 प्लस 24 HF प्लस हाउ मच 3O2। तो अगर हम इस वाले रिएक्शन की बात करें, पहली बात तो इसको याद कर लो, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, जस्ट लर्न दिस रिएक्शन कि HCF4 का जो हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं, HCF4 का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पहली बात HCF4
क्या दिख रहा है, इट डिसप्रपोर्शनेट्स टू XeF4, इट डिसप्रपोर्शनेट्स टू Xe एंड XeO3, है कि नहीं, बिकॉज XeF4 में क्या है, Zn प्लस 4 है, एंड दिस गिव्स व्हाट, Xe में Zn क्या है, 0 है, एंड XeO3 में Zn क्या है, प्लस 6 है। तो एक तो ये डिसप्रपोर्शनेशन हो गया। उसके बाद क्या है, वाटर जो है इट इज ऑक्सीडाइज टू H2। ये सब पूछा जाता है कि किस केस में Zn प्लस XeO3 आएगा, किस केस में Zn आएगा, किस केस में डिसप्रपोर्शनेशन होगा। वाटर इज ऑक्सीडाइज टू व्हाट, ऑक्सीजन गैस। H2O का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, समझा गया। तो जस्ट लर्न दिस रिएक्शन, इसमें ज्यादा मेरे पास समझाने को है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें ज्यादा समझाने को, सीधा सीधा रिएक्शन है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको याद कर लो, XeF4 का हाइड्रोलिसिस, बात समझे क्या, राइट। एंड देन उसके बाद लेट अस मूव ऑन टू XeF6, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें पार्शियल एंड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस दोनों होता है, तो इसका स्टेप में देखना पड़ेगा हमें। तो दिस इज XeF6। तो पहले अगर XeF6 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू कितना, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, समझे क्या। तो कितना हो गया, हाफ V कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8, प्लस M कितना हो गया 6, माइनस 0 प्लस 0, तो H के वैल्यू कितना आ गया, H के वैल्यू आ गया 7, तो H के वैल्यू 7 आ गया। तो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ H इज इक्वल टू 7 which is equal to sigma plus lone pairs, right। तो H के वैल्यू 7 है, सिग्मा कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, लोन पेयर कितना आएगा, 1 आएगा, समझे। तो फॉर sp3d3 when there are 6 sigma bonds and 1 lone pair, getting ना। तो इसका VSEPI नोटेशन क्या होगा, VSEPI नोटेशन हो गया AX6E1, मतलब बॉन्ड पेयर कितने 6 और लोन पेयर कितना 1। तो ये ज्योमेट्री कैसा देगा, ये ज्योमेट्री देगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देगा, समझेगा। और मैंने ऑलरेडी बताया था कि sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन अगर कभी भी लोन पे आएगा वो हमेशा कहां जाएगा, एक्सियल पोजीशन में जाएगा, क्योंकि sp3d3 में एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है, एक्सियल पोजीशन में परसेंटेज s क्या होता है, ज्यादा होता है, समझेगा। तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप है इसका, ज्योमेट्री नहीं है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इज द शेप। ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्योमेट्री बोलो या स्ट्रक्चर बोलो, तो ये क्या होगा, दिस विल बी सिंपल पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, समझे क्या। तो इसका अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर बना दें कि ये हो गया Xenon, मतलब ऐसे बॉन्ड दिखा देते, ये Xenon हो गया, ये ऐसे, इसके बाद ये ऐसा 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 ऐसा, समझे क्या। फिर एक बॉन्ड ऐसे हम लोग ऐसे यहां से ऐसे ऊपर से दिखा देते हैं, सब जगह क्या है, फ्लोरीन है, XeF6 इस तरह से, तो यहाँ पे फ्लोरीन है, और एक क्या है, एक यहाँ पे लोन पेयर है। लोन पेयर को मैं किससे ऐसा ग्रीन से दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये लोन पेयर है, समझे क्या, राइट। तो इसका ये ज्योमेट्री जो आया है, दिस इज अ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, दिस इज अ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, सॉरी शेप इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल एंड ज्योमेट्री इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अभी यहाँ पे अब जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मैंने कल पहले ही बताया था कि यहाँ पे जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जहाँ पे परसेंटेजेस कम होता है वहां से पहले फ्लोरीन जाते हैं, यहाँ पे परसेंटेजेस कहाँ पे कम है, इक्वेटोरियल पोजीशन। इस वाले ज्योमेट्री में हमने ऑलरेडी बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है कि इक्वेटोरियल पोजीशन हैव लेस परसेंटेजेस, इक्वेटोरियल पोजीशन have less percentages, समझे क्या, right। and axial position have more percentages, axial position have what, more percentages, तभी तो लोन पेयर वहां गया, समझे क्या।
तो अगर हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो सबसे पहले क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन से सबसे पहले क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन से 2 फ्लोरीन जाएंगे और उनके बदले क्या होगा, डबल बॉन्ड O आएगा और हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा। तो अगर हमने क्या देखा यहां पे, अगर हमने देखा यहां पे HCF6 प्लस 1 वाटर, तो सबसे पहले क्या होगा, 2F माइनस रिमूव्ड फ्रॉम वेयर, इक्वेटोरियल पोजीशन, फ्रॉम इक्वेटोरियल पोजीशन, समझे क्या। तो दिस इज स्टेप 1, एक वाटर डाला तो इक्वेटोरियल पोजीशन से क्या होगा, 2 F माइनस जाएंगे, उनके बदले क्या आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा। तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा HCOF4 प्लस क्या, ये हो जाएगा 2HF। सो दिस विल गिव HCOF4 HCOF4 प्लस क्या चीज, 2HF, समझे क्या। तो अब अगर हम बात करें ये HCOF4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, सो लेट अस सी HCOF4 के केस में तुम्हें दिख रहा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d3 है और हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता जाएगा। यहाँ पे अगर हमने H के वैल्यू निकाला, H कितना हो गया, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, समझे क्या। सो कितना आ गया, हाफ V कितना हो गया, V हो गया 8 प्लस M, मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं यहाँ पे, मोनोवैलेंट एटम्स है 4 माइनस 0 प्लस 0, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 6। तो H यहाँ पे 7 था, यहाँ पे HCF6 में H कितना था, 7 था, यहाँ पे H कितना हो गया, 6 हो गया, H 6 हो गया। तो इसका मतलब दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, दिस बिकम्स sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एंड नाउ दिस H इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू कितना, सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो ये 6 है, सिग्मा कितने, HCOF4, सिग्मा कितने 5, HCOF4 है ना, समझे क्या। तो कितने हो गए सिग्मा, एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड और 4 फ्लोरीन साथ सिग्मा बॉन्ड, कितने हो गए 5, तो लोन पेयर कितना आ गया 1, ठीक है। तो H इज इक्वल टू 6 के केस में, H इज इक्वल टू 6 के केस में सिग्मा बॉन्ड 5, लोन पेयर 1, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, HCOF4 का स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल शेप कैसा रहेगा, शेप कैसा रहेगा, इसमें VSEPR नोटेशन क्या आ गया, VSEPR नोटेशन आ गया AX5E1, समझे क्या, H इज इक्वल टू 6। तो पहली बात ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, नो डाउट ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर ये तो ऑक्टाहेड्रल रहेगा, बट शेप कैसा रहेगा, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, यस और नॉट, शेप कैसा रहेगा, शेप विल बी नो डाउट डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, दिस विल बी डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल। तो इसका अपन शेप बना सकते हैं, ये किस तरह से आ जाएगा, यहां पे हमारे पास ये ज़ेनन हो गया, ये अपने पास हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, और ये भी अपने पास क्या हो गया, ये भी अपने पास हो गया फ्लोरीन, और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया पूरा का पूरा, ये लोन पेयर आ गया, बात समझे गया। तो ये शेप हो गया डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, इसके बारे में बातें हमने करी थी रिगार्डिंग नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स एंड सो ऑन, वो सारी चीजें अभी रिपीट नहीं कर रहा हूं, समझे क्या। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये अपने पास हो गया डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल। XCO है ना डिस्टॉर्टेड, तो XCO है ना, तो किसी 5 पोजीशन में से किसी एक पोजीशन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो किसी एक पोजीशन में डबल बॉन्ड O डाल दो, 5 में से किसी एक पोजीशन में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इस वाली पोजीशन में डाल देता हूं, तो ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा। दिस इज अ डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, समझे क्या, राइट। हाँ, फिर उसके बाद ये पहला स्टेप है, पहले स्टेप में क्या आ गया, पहले स्टेप में हमारे पास XCOF4 आ गया पहले स्टेप में। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अगर हमने एक वाटर मॉलिक्यूल और डाल दिया, सेकेंड स्टेप में
एक वाटर मॉलिक्यूल और डाल दिया, मतलब क्या हमारे पास HCOF4। तो फिर से क्या होगा, जैसा हमने कल देखा था कि यहां से कोई भी दो पोजीशन से फ्लोरीन क्या होगा, निकल जाएगा, कोई भी दो पोजीशन से फ्लोरीन निकल जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक और डबल बॉन्ड आ जाएगा और क्या दे देगा ये HCO2F2। कोई भी दो पोजीशन से यहां से क्या 2F माइनस रिमूव्ड नाउ, और उनके बदले क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड आ गया, तो 2F माइनस गए तो बचे कितने 2F, और एक डबल बॉन्ड आ गया तो क्या हो गया HCO2F2 प्लस कितना 2HF। तो अगर ये HCO2F2 हो गया, इफ दिस बिकम्स HCO2F2, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर ये HCO2F2 हो गया हमारा, तो इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग, H इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ कितना V प्लस M माइनस C प्लस A। H इज इक्वल टू हाफ V कितना हो गया 8 प्लस 2 माइनस 0 प्लस 0, समझेगा। H के वैल्यू कितना आ गया, H के वैल्यू आ गया 5, H के वैल्यू आ गया 5। तो अगर H के वैल्यू 5 आ गया हमारे पास, तो इसके हिसाब से दिस बिकम्स कितना, दिस बिकम्स sp3d dz स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन। नाउ H के वैल्यू अगर 5 आ गया, H इज इक्वल टू कितना 5 इज इक्वल टू कितना सिग्मा प्लस लोन पेयर, हमारे पास क्या है HCO2F2 है, तो अगर HCO2F2 है तो ये क्या हो गया, ये हो गया 5 सिग्मा कितने, 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, मतलब सिग्मा कितने 4, तो लोन पेयर कितने 1, तो अगर एक लोन पेयर हो गया तो मतलब यहाँ का VSEPI नोटेशन क्या हो गया, VSEPI नोटेशन हो गया A सिग्मा कितने 4 X4, लोन पेयर कितने 1 AX4E1। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका हम लोग, जेनन फ्लोरीन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन 2 ऑक्सीजन, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां पे जाएगा, जहां पे परसेंटेजेस कम होता है, परसेंटेजेस कम कहां पे, परसेंटेज एस इज लेसर एट द एक्सियल पोजीशन, एंड लोन पेयर कहां पे जाएगा, जहां पे परसेंटेजेस ज्यादा है। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेजेस ज्यादा कहां पे होता है, परसेंटेजेस ज्यादा होता है इन द इक्वेटोरियल पोजीशन, समझे क्या, राइट। एंड यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हमारे पास ये 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे, एंड देन उसके बाद ये क्या हो गया, थोड़ा डिस्टॉर्टेड रहेगा, ये ऐसे रहेगा और ये ऐसा आ जाएगा अपने पास इस तरह से HCO2F2। सो दिस इज, इसका शेप कैसा हो गया, इसका शेप की अगर हम लोग बात करेंगे तो शेप इज अ सीसॉ शेप, शेप इज अ सीसॉ शेप, एंड ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ज्योमेट्री स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, समझे क्या। ऑक्सीजन का एनीवेज डबल बॉन्ड चाहिए तो डबल बॉन्ड देने का ऑक्सीजन को, राइट। तो अगर हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया, अब ये जो दिस नाउ थर्ड स्टेप में आया हमारे पास ना, अब हम थर्ड स्टेप में आते हैं। तो अगर हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया HCO2F2, तो क्या होगा, जो बचे हुए 2 फ्लोरीन है एक्सियल से क्या हो जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे, 2F माइनस रिमूव नाउ, जो बचे हुए 2 फ्लोरीन है वो 2 फ्लोरीन क्या हो गए, रिमूव हो गए, एंड उनके बदले में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया HCO3 प्लस क्या 2HF, बात समझेगा, राइट। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ HCF6 का, ये सब के सब, ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये सब पार्शियल हाइड्रोलिसिस के स्टेप्स है। HCF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल है। दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस, दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस, बात समझे क्या, राइट। सेकेंड स्टेप में भी वो भी क्या है, वो भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, दिस इज ऑल्सो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, राइट। एंड अगर हम लोग फाइनल लिखते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो यहां पे लिखें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, यहां पे आगे लिखते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो ये क्या होगा, वी हैव HCF6 प्लस टोटल कितने, टोटल हमारे पास कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक स्टेप में एक एक वाटर मॉलिक्यूल लगाया ना, तो टोटल कितने 3 वाटर मॉलिक्यूल हो गए ना, प्लस कितना 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, प्लस हाउ मच
3 water molecules and this will give, finally हमारे पास क्या आया, फाइनली हमको आया HCO3 प्लस कितना हो गया, हर एक स्टेप में 2-2 HF आ रहे थे तो टोटल कितना हो गया 6 HF, राइट। तो दिस इज द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, राइट। तो अगर हमने यहां पे ध्यान से देखा तो हमारे पास क्या है, HCF6 कितने स्टेप में हाइड्रोलाइज हो रहा है, ये कैसे हाइड्रोलाइज हो रहा है, ये इसमें डाला वाटर तो इसने क्या दिया HCOF4 दिया। दिस इज, अगर बस एक ही वाटर डाला, गेटिंग ना, तो ये HCF4, एक और वाटर डाल दिया तो इसने क्या दे दिया HCO2F2, राइट। एंड एक और वाटर अगर हमने डाल दिया तो जाके क्या आ जाएगा HCO3 आ जाएगा। मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज समटाइम्स ऐसा दे दिया जाता है कि HCF6 प्लस 1 वाटर ओनली, तो प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, HCF6 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली, तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। अभी समझ गए होगे मेरी बात को, HCF6 प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो फिर बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, समझ गया। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या आएगा HCOF4 आएगा प्लस 2HF, यहां पे प्रोडक्ट क्या आएगा HCO2F2 प्लस टोटल कितना 4HF, टोटल कितना 4HF, और यहां पे क्या आएगा HCO3 प्लस टोटल कितना 6HF, समझेगा। तो ये चीज है। एंड जस्ट रिमेंबर HCF6 का हाइड्रोलिसिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, यहां पे कहीं पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। बाकी HCF2 का हाइड्रोलिसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, HCF4 का हाइड्रोलिसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, मगर HCF6 का हाइड्रोलिसिस जो है इट इज नॉट एट ऑल अ रेडॉक्स रिएक्शन, वो कोई सा भी स्टेप हो। हाइड्रोलिसिस ऑफ HCF6 इज नॉट एट ऑल अ रेडॉक्स रिएक्शन, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, बात समझेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ HCF6 रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इस बात को ध्यान में रखो। तो एक चीज तो हमने क्या कर लिया, डिस्कशन कर लिया कि जो ज़ेरन के फ्लोराइड्स हैं, ज़ेरन के जो फ्लोराइड्स हैं दे कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस, वो डिस्कशन कर लिया। अभी दूसरा क्या है, दे कैन एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, दे कैन एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, तो ये भी, इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर ज़ेरन का डिस्कशन हो गया हमारा पूरा। अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले हमारे पास जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आए, जैसे में दिख रहा है कि यहाँ पे HCO3 आ गया, HCO2F2 आ गया, HCOF4 आ गया, तो HCO3 जो है इसके बारे में बता देता हूं। HCO3 जो है दिस इज अ कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड, दिस इज अ कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड, कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड। HCO2F2, HCO3 का स्ट्रक्चर नहीं बताया। HCOF4 जो है कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है, this is colorless volatile liquid and HCO3 का तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो। HCO3 इसमें H के वैल्यू निकालोगे, कितना आएगा हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, कितना हो गया हाफ V, कितना हो गया 8, M कितना 0 माइनस 0 प्लस 0, राइट। तो H के वैल्यू कितना आ गया, H के वैल्यू आ गया 4, तो 4 इज इक्वल टू कितना सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा कितने हो गए, सिग्मा है 3 क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, और लोन पेयर कितना है 1 हो जाएगा। तो H इज इक्वल टू 4 के लिए टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में, टेट्राहाइड्रल शेप में 1 लोन पेयर आ गया, और बाकी 3 क्या है बॉन्ड पेयर्स है, मतलब बाकी 3 में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का पेट 1 बॉन्ड से नहीं भरता, उसको 2 बॉन्ड चाहिए खाने को, समझे क्या। तो ये ऐसा है, तो इसको 2-2 बॉन्ड देने का। और तुम देख रहे हो ज़ेरन के जो कंपाउंड्स हैं, मतलब जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ज़ेरन के, समझेगा। सो दिस इज अ पिरामिडल ज्योमेट्री, pyramidal shape, it is a pyramidal shape and it is a tetrahedral structure या geometry, tetrahedral structure, बात समझेगा, ये चीज है, राइट। मेरा एक सवाल है, इसमें बताओ इसमें कितने 90 डिग्री एंगल्स होंगे, नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स, नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स, ठीक है, सोच के बताना। आंसर आएगा 0,
याद कर लो, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स आर 0। स्क्वायर पिरामिडल में नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स आर 0, राइट। अच्छा, स्क्वायर पिरामिडल में 90 डिग्री एंगल्स कितने होते हैं? 0 होते हैं, ठीक है ना। अभी उसके बाद ये जो ज़ेनन फ्लोराइड्स हैं जो मैंने बताया, ज़ेनन फ्लोराइड्स दे एक्ट एज, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट? फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, समझे क्या? तो ये किस तरह से है? देखो, तो हम लोग यहां पे ये बता सकते हैं, यहां पे ये बता सकते हैं कि ज़ेनन फ्लोराइड्स XeF2, XeF4, XeF6, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं, ये एनसीईआरटी का पॉइंट बता रहा हूं। दे रिएक्ट विद ये ज़ेनन फ्लोराइड्स रिएक्ट विद फ्लोराइड आयन रिसेप्टर्स, मतलब दोज कैन विच कैन एक्सेप्ट फ्लोराइड आयन, मतलब क्या? लुईस एसिड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे रिएक्ट विद लुईस एसिड्स to form cationic species, किस तरह से? जैसे हमारे पास सपोज करो वी हैव XeF2, मतलब ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है ना, ये अपना फ्लोरीन दे सकता है, XeF2 प्लस PF5, तो फास्फोरस के पास यहां पे वेकेंट ऑर्बिटल है ना, फास्फोरस पास क्या वेकेंट ऑर्बिटल है, तो फास्फोरस बिकॉज इट इज sp3d, तो इसके पास एक ही डी यूज हुआ है, बाकी 4 वेकेंट है, तो दिस कैन एक्ट एज लुईस एसिड ना, कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम F माइनस इन वेकेंट डी, समझे क्या? तो इसका एक F माइनस क्या करेगा? इसका एक F माइनस इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब देयरफॉर PF5 क्या है? लुईस एसिड तरह बिहेव कर सकता है, और ये मैंने पढ़ाया हुआ लुईस एसिड्स एंड बेसिस में, कैन एक्ट एज लुईस एसिड। जब हम लोग एसिड्स एंड बेसिस पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर जो था मैंने लुईस एसिड बेसिस पढ़ाया था, मैंने बताया था जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं दे कैन एक्ट एज लुईस एसिड्स, समझे क्या? सो इट कैन एक्ट एज लुईस एसिड, इट कैन एक्सेप्ट F माइनस इन द वेकेंट ऑर्बिटल, तो ये क्या हो जाएगा? ये ज़ेनन क्या हो जाएगा? XeF प्लस हो जाएगा, कैटायनिक स्पीशीज, एंड XeF प्लस दिस बिकम्स व्हाट? दिस बिकम्स कैटायनिक स्पीशीज, एंड क्या? PF6 माइनस, ये हो गया एनायनिक स्पीशीज, समझे क्या? XeF प्लस कैटायनिक स्पीशीज एंड PF6 माइनस, ये हो गया एनायनिक स्पीशीज। तो यहां पे जो PF6 माइनस है, इधर पे XeF प्लस, यहां पे अगर हम ज़ेनन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, H इज इक्वल कितना हो गया? हाफ V प्लस M माइनस C कितना? प्लस A, तो कितना आ गया H के वैल्यू ज़ेनन का? हाफ V प्लस M, V कितना हो गया? 8 प्लस 1, कैटायन है ना, कितना चार्ज? +1 का चार्ज है, तो माइनस C ना, -1 प्लस 0, एनायन तो नहीं है, तो H के वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? यहाँ पे H के वैल्यू आ गया, H कम्स आउट टू बी 8 + 1 - 1, H के वैल्यू आ गया 4, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया sp3 ज़ेनन हो गया, और अगर sp3 ज़ेनन हो गया तो H के वैल्यू कितना है? H इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा कितने? 1 है, लोन पेयर कितने होंगे? 3, तो बेसिकली XeF प्लस का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ज्योमेट्री कैसा आएगा? सॉरी शेप कैसा आएगा? शेप तो आएगा लीनियर, समझेगा? राइट, और ये सब ज़ेनन पे क्या हो जाएंगे? ज़ेनन पे ये 3 क्या हो गए? 3 ये हो गए लोन पेयर्स, ये इस तरह से ये 3 हो गए लोन पेयर्स। XeF प्लस लीनियर शेप, दिस इज अ लीनियर शेप, एंड उसी तरह से अगर हमने देखा PF6 माइनस, अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, यू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन H इज इक्वल टू कितना हो गया? हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A,
सेंट्रल एटम क्या है, फास्फोरस है। तो तुम क्या करो, फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, कितना हो गया हाफ, वी कितना हो गया 8 + 6, सॉरी फास्फोरस है ना, तो फास्फोरस है तो वैलेंस शेल में कितने 3s2 3p3, तो 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में फास्फोरस के पास, 5 + m कितना हो गया 6, -0 + a, माइनस चार्ज है ना यहाँ पे, तो एक माइनस चार्ज क्या हो गया +1 हो गया, समझे क्या। तो ये H के वैल्यू कितना आ गया, H के वैल्यू आ गया हमारे पास 6, तो H के वैल्यू 6 आ गया, मतलब क्या है sp3d2 विच इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा कितने 6 है बिकॉज pf6 है, तो लोन पेयर कितने हो गए 0 हो गए। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा हमारे पास, p ये इस तरह से pf5 में, और एक फ्लोरीन ने क्या कर दिया लोन पेयर दे दिया इस तरह से, ये हो गया pf6 माइनस, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। अब यहां पे चाहे शेप बोलो चाहे ज्योमेट्री बोलो, शेप और ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल शेप और ज्योमेट्री, आइदर ऑफ द वेज, समझे क्या, pf6 माइनस। तो यहां पे हमने जो लिखा है, यहां पे हमने जो लिखा है कि ये XCF प्लस pf6 माइनस XCF प्लस, ये देख सकते हो ये कैसा है, ये लीनियर शेप है, यहां पे जेनन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d जेनन है, और ये क्या है, ये लीनियर शेप है, ये भी मैंने इसका ज्योमेट्री बता दिया, लीनियर शेप है ये, दिस इज लीनियर शेप। ये लीनियर शेप से कैसा हो गया, लीनियर शेप से ये कैसा हो गया, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये अभी भी कैसा है लीनियर शेप है, ये भी लीनियर शेप है। जबकि फास्फोरस जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, ये sp3d2 हो गया, sp3d यहां पे कैसा था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री से, यहां पे कैसा आ गया, ये कैसा आ गया, ये ऑक्टाहेड्रल आ गया। ये सब पूछा जाता है, क्या चेंज इन शेप आया, ज्योमेट्री आया, तो इसलिए मैं सारी चीजों को डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के उस टाइम पे हो सकता है बॉन्डिंग के कंसेप्ट क्लियर ना रहे, ठीक है। राइट नाउ नेक्स्ट, उसके बाद वी हैव इसी तरह के एक और एग्जांपल जहां पे इट इज एक्टिंग एज अ फ्लोरीनेटिंग एजेंट। तो यहां पे क्या बता रहे हैं, फ्लोरीनेटिंग एजेंट मतलब क्या, F माइनस डोनर, फ्लोरीनेटिंग एजेंट मतलब क्या, मींस F माइनस डोनर, फ्लोरीनेटिंग एजेंट मतलब क्या, F माइनस डोनर टू लुईस एसिड्स, इट कैन डोनेट F माइनस टू लुईस एसिड्स। और लुईस एसिड सिर्फ वही नहीं होते जिनके पास p ऑर्बिटल वेकेंट होता है, अगर इनका ग्रुप 15 के भी हैं, ग्रुप 16 के भी हैं, ग्रुप 17 के भी है, इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है डिस्पाइट हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, वेकेंट ऑर्बिटल है तो भी दे विल बिहेव एज व्हाट लुईस एसिड। जैसे pf5 के पास कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, मगर d ऑर्बिटल खाली है, तो उस d ऑर्बिटल क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, 6 d ऑर्बिटल को एट द मोस्ट क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, सॉरी 2 d ऑर्बिटल को एट द मोस्ट यूज कर सकता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन अटेन कर सकता है, बात समझेगा। उसी तरह इफ यू जस्ट कंसिडर वन मोर एग्जांपल, सपोज इफ आई जस्ट कंसिडर वन मोर एग्जांपल, ये हटाता हूं मैं, एक और एग्जांपल अगर हमने कंसिडर किया यहां पे, तो एक्टिंग एज व्हाट फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स, सो इफ इट एक्ट्स एज अ फ्लोरीनेटिंग एजेंट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जैसे हमने देखा XCF4, तो वी हैव व्हाट XCF4 प्लस SbF5, XCF4 प्लस SbF5, तो XCF4 हमें पता है जेनन, अभी हमने शेप निकाला, H का वैल्यू होता है 6, एंड दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, सॉरी स्क्वायर प्लेनर, दिस इज स्क्वायर प्लेनर, समझे क्या। और हमने यहां पे देखा था स्क्वायर प्लेनर में 90 डिग्री एंगल कितने होते हैं, 4 होते हैं, स्क्वायर पिरामिडल में 90 डिग्री एंगल नहीं होते, मगर स्क्वायर प्लेनर में 90 डिग्री एंगल कितने होते हैं, 4 होते हैं, समझे क्या। हमने कहीं तो बनाया था इसका स्ट्रक्चर, यहां पे ये कितने 90 डिग्री एंगल हो गए, 4 90 डिग्री एंगल्स हो गए, समझे क्या, 4 90 डिग्री एंगल्स, 90 डिग्री एंगल्स आर 4, बात समझे क्या। तो इसी तरह से अगर हम यहां पे देखते हैं, हमको क्या आ गया, SbF5 आ गया, तो ये क्या करेगा, XCF4 क्या करेगा, ये अपना एक F माइनस दे देगा किसको,
एंटीमनी को, समझे क्या, एक F माइनस दे दिया, क्योंकि ये SbF5 है, SbF5 में एंटीमनी का अगर तुम हाइब्रिडाइज, जैसे PF5 है उसी तरह SbF5 है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, एक ही फैमिली के ना, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3d था, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा, निकाल सकते हो, समझेगा। SbF5 है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, H के वैल्यू 5 है, मतलब दिस इज sp3d, समझे क्या, राइट। कैन एक्सेप्ट दिस, कैन एक्सेप्ट वन लोन पेयर फ्रॉम F माइनस एंड बिकम what, sp3d2, समझे क्या। सो बेसिकली दिस इज अ लुईस एसिड एंड xenon is acting as a, मतलब दिस कंपाउंड इज एक्टिंग एज नथिंग बट अ लुईस बेस, समझे क्या, राइट। तो ये लुईस एसिड है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट, एक F माइनस चला गया ना, तो क्या हो गया, XeF3 प्लस XeF3 प्लस एंड क्या, SbF6, this will become SbF6 -1, समझे क्या। तो ये देख लो जरा, यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे एंटीमनी कैसा आएगा, H की वैल्यू आएगा 6, और ये SbF6 का अगर तुम ज्योमेट्री निकालो, शेप निकालो, तो दिस SbF6 -1, दिस विल बी octahedral, H की वैल्यू 6 आएगा, निकाल सकते हो, मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं इसको, वही चीज बार बार नहीं कर रहा हूं, खुद से करो इसको, ये ऑक्टाहेड्रल आएगा, SbF6 -1, इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से आएगा, और ये यहां पे क्या है, इसने यहां पे इसको एक F माइनस से क्या दिया, लोन पेयर दे दिया, ये SbF6 -1। और रही बात इसकी XeF3, तो XeF3 के केस में यहां पे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो ये कैसा हो जाएगा, यहां पे हम इसको सॉल्विंग कर सकते हैं, तो ये H का वैल्यू कितना आ गया, H इज इक्वल टू कितना, हाफ V प्लस M माइनस E प्लस A, समझे क्या, कितना हो गया ये H हाफ V, कितना हो गया, xenon का V कितना हो गया 8 प्लस M कितना 3, माइनस कैटायन है ना, +1 का चार्ज है, -1 प्लस 0, तो 8 प्लस 3 11, H का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, इज इक्वल टू सिग्मा कितने, 3, लोन पेयर कितने 2, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं फटाफट से, तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, 2 लोन पेयर आ गए ना, तो 2 लोन पेयर किधर चले जाएंगे, 2 लोन पेयर निकल जाएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यहाँ पे द 2 लोन पेयर्स विल गो एंड ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन, राइट, लाइक दिस एंड लाइक दिस, गेटिंग, एंड उसके बाद ये एक फ्लोरीन ऐसे, और एक इस तरह से, और एक इस तरह से, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये पूरे पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, दिस इज शेप की बात करेंगे तो ये टी शेप हो गया है, ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, ठीक है, राइट। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आई होप सो मैंने चीजें क्लियर कर दी हैं। तो यहां पे xenon H इज इक्वल टू 6 से कितना हो गया, स्क्वायर प्लेनर से कैसा हो गया, शेप स्क्वायर प्लेनर से कैसा हो गया, ये हो गया है H इज इक्वल टू 5, और ये हो गया टी शेप, ठीक है, राइट। ये दो एग्जांपल है xenon फ्लोराइड्स एक्टिंग एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। अच्छा, नाउ अभी यहां पे XeF6 जो है, ये लास्ट पॉइंट xenon का, लास्ट पॉइंट फॉर xenon, ये सारी बातें मैंने जितने बताई सब इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन के आ जाती हैं। तो लास्ट पॉइंट xenon का, xenon फ्लोराइड्स कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ फ्लोराइड आयन डोनर्स टू फॉर्म एनायंस, समझे क्या। xenon फ्लोराइड्स जो है, xenon फ्लोराइड्स
xenon fluorides can react with xenon fluorides can react, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, can react with group 1 fluorides to form fluoroanions. मतलब यहां पे that means यहां पे xenon fluorides accept F minus. यहां पर xenon fluorides they accept F minus and act as Lewis acids. समझे क्या? किस तरह से? सपोज करो हमने एग्जांपल लिया XCF6, तो अभी इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d3 है ना, तो अभी भी D खाली है ना, sp3d3 तो अभी भी क्या है? D खाली है, समझे क्या? So this will react with group 1 metal fluoride and this will form group 1 metal fluoride. मतलब ये क्या हो गया? M यहां पे क्या है? M is sodium, potassium, rubidium, cesium, and this will give what? M plus and XCF7 minus. मतलब इसने F minus दे दिया इसको, मतलब यहां पे it is acting as a Lewis acid. It is acting as a Lewis acid. ठीक है, तो ये लास्ट था. तो xenon के बारे में मैंने बता दिया, जितनी बातें बताएंगे xenon बारे में वो सारी बातें इंपॉर्टेंट है. राइट नाउ अभी हम आगे बढ़े उससे पहले हाइड्रोलिसिस हो गया मोस्ट प्रॉब्ली. आज मैंने बहुत सारा बताया xenon के बारे में, तो xenon बारे में सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. आई मोस्ट प्रॉब्ली हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स व्हिच आर देयर फॉर द xenon इन द सिलेबस. राइट, अभी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमने पहले पढ़ी थी, उसमें एक का चीज देख लेते हैं. मैंने बताया था कि जैसे क्लोरीन +2 के कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो वो मिक्सचर देगा क्लोरीन +1 क्लोरीन +3 का. तो एक बार उसको एक चीज मुझे ऐड करनी है. जैसे यहां पे मैंने बताया था अगर हमने ClO2 का हाइड्रोलिसिस किया, मैंने कहा अगर हमने ClO2 का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या देगा? HClO2 एंड HClO3. तो पहली बात ये क्या है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है. पहली बात ये क्या है कि डिस्प्रपोर्शनेशन reaction है. First of all, this is a disproportionation reaction. If we perform the hydrolysis of ClO2, it will give you a mixture of ClO2, sorry, HClO2 and HClO3. दिख रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन कैसा है? क्लोरीन यहाँ पे कैसा है? +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है. यहाँ पे क्लोरीन है +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड +4 से कितना हो रहा है? ये +3 हो रहा है, और कितना हो रहा है? +5 हो रहा है. तो पहली बात है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, समझेगा. उसी तरह Cl2O6 का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या आएगा? HClO3 एंड HClO4. ये भी क्या है? This is also a disproportionation reaction. ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछा जा सकता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये जो ClO2 है, जैसे हमने देखा था कि जैसे ये Cl2O है, Cl2O का हाइड्रोलिसिस किया तो ये क्या दे रहा था? HOCl दे रहा था. ये एसिडिक ऑक्साइड है ना, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड. तो जैसे ये Cl2O को पानी में डाला तो HOCl आया. तो अगर हम Cl2O को एसिडिक ऑक्साइड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करा देते हैं KOH के साथ, तो क्या दे देगा? सॉल्ट दे देगा ना, बिकॉज ये एसिड है, ये बेस है. यहाँ पे एनायन एनीवेज क्या आ रहा है? यहाँ पे एनायन आ रहा है ClO- ना, तो यहाँ पे सॉल्ट क्या आ जाएगा? KOCl आ जाएगा ना. मतलब क्या? पोटेशियम हाइपोक्लोराइट आ जाएगा ना. हाइपोक्लोरस एसिड का सॉल्ट आ जाएगा ना, पोटेशियम हाइपोक्लोराइट. दिस विल गिव यू पोटेशियम हाइपोक्लोराइट. ये चीज मुझे बतानी है, बिकॉज एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं इसी हाइड्रोलिसिस के कंसेप्ट को ऐसा घुमा के. बिकॉज ये हाइपोक्लोरस एसिड है, हाइपोक्लोरस एसिड को हमने बेस में डाल दिया तो उसका सॉल्ट आ गया, समझेगा. उसी तरह से जैसे सपोज करो अगला वाला, अगर हमारे पास क्या है? हमारे पास सपोज करो क्या है? ClO2 है, तो ClO2 क्लोरीन कैसा है? +4 है. तो अगर हमने इसको हाइड्रोलिसिस किया तो इसका हाइड्रोलिसिस किया तो क्या दे रहा है? ये दे रहा है HOCl प्लस
+4 है ना, तो ये क्या देगा, ये देगा तुम्हें HClO2 प्लस HClO3। गॉट इट ना, यही चीज बताई थी। तो अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोरीन कैसा है, यहाँ पे क्लोरीन +3, यहाँ पे क्लोरीन +5 है, तो पहली बात दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बता दिया। अभी अगर हमने यही Cl O2 को अगर हमने बेस के साथ रिएक्ट करा दिया, इफ द सेम Cl O2 रिएक्ट्स विद द बेस, Cl O2 रिएक्ट्स विद द बेस, बिकॉज ये तो एसिडिक ऑक्साइड है ना, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड एंड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये एसिड दे रहा था क्लोरस एसिड एंड क्लोरिक एसिड, तो बेस के साथ रिएक्ट होगा तो क्लोरस एसिड को सॉल्ट दे देगा KClO2 एंड क्लोरिक एसिड को सॉल्ट दे देगा KClO3। समझे क्या? राइट, मतलब दिस इज पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड Te, क्लोराइड, and this is what? पोटेशियम क्लोराइड। बात समझे क्या? राइट, दिस उसी तरह से तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज छूट गई थी मुझसे। उसी तरह से जैसे अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास है Cl2O6, तो Cl2O6 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है। तो मैंने बताया था अगर हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो ये क्या देगा, ये देगा मिक्सचर ऑफ एसिड, मतलब Cl2O6 इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ HClO3 प्लस HClO4। तो अगर हमने इसी Cl2O6 को अगर हमने बेस में डाल दिया, मतलब ये क्या है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर हमने इसको बेस में डाल दिया, मतलब KOH बैलेंस नहीं कर रहा हूं, तो क्या देगा, HClO3 को सॉल्ट दे देगा KClO3 और HClO4 को सॉल्ट दे देगा KClO4, मतलब दिस इज पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट एंड दिस इज पोटेशियम परक्लोरेट। बात समझेगा? एंड देन उसी तरह से अगर हमारे पास Cl2O7 है, अगर Cl2O7 है, Cl2O7 पानी में डाला तो क्या आ जाएगा, दिस गिव्स HClO4। तो ये एसिडिक ऑक्साइड है, तो इसी Cl2O7 को अगर हमने KOH में डाल दिया तो ये एसिड है ना, इसको बेस में डाल दो तो क्या आ जाएगा, KClO4 दे देगा, पोटेशियम परक्लोरेट। समझेगा? तो इस बात को ध्यान में रखना, ये चीज मैं बताना भूल गया था, तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। उसी तरह से कहीं पे भी अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ एसिड्स आ रहा है तो वहां पे वो डिस्प्रपोर्शनेशन ही माना जाएगा। उसी तरह से जैसे ये है जैसे, दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है कि नहीं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, राइट। तो इस बात का ध्यान रखो, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे H2S2O6 है, H2S2O6 को अगर हमने बेस के साथ रिएक्ट कराया, क्योंकि मिक्सचर ऑफ एसिड दे रहा है ना, H2S2O6, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आया था कितना, +5 आया था, हमने स्ट्रक्चर बनाया था। तो ये क्या दे रहा है, मिक्सचर दे रहा है हाइड्रोलिसिस पे, H2SO3 प्लस H2SO4। तो अगर हमने इसी H2S2O6 को अगर हमने बेस के साथ रिएक्ट करा दिया, H2S2O6 प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया, तो ये सल्फाइड और सल्फेट के एसिड्स आ रहे थे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सॉल्ट आ जाएगा Na2SO3। अभी समझ रहे होगे, लॉजिक समझ में आया होगा। और ये क्या हो देगा, Na2SO4, लॉजिक क्लियर हुआ होगा, समझेगा। और ये क्या है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। इन सब बातों को ध्यान में रखो, राइट। ऑल दीज आर द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। उसी तरह से जैसे हमने देखा था नाइट्रोजन के केस में, जैसे N2O4 देखा था, NO2 देखा था। NO2 हमने क्या कहा था कि वो मिक्स्ड वो है, ऑक्साइड है, राइट। उसी तरह से ये दिस अगेन H4P4O6, दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, समझे क्या। ये यहाँ पे फास्फोरस क्या +5 है, यहाँ पे फास्फोरस क्या +3 है, यहाँ पे फास्फोरस क्या +4 है। स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाया है, करेंगे ना। तो H4P2O6 को अगर हमने, बिकॉज है तो एसिड ही ना, है तो एसिड, तो अगर हमने H4P2O6 का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, H4P2O6 का अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है, राइट, तो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है H3PO3 प्लस H3PO4,
तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अगर हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको रिएक्ट करा दिया बेस के साथ प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, तो ये क्या देगा, सॉल्ट देगा। H3PO3 का सॉल्ट क्या होता है, Na2HPO3। अब ये ना पूछना ये कैसे आ गया, तो थप्पड़ मारेंगे, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। और ये क्या आ जाएगा, Na3PO4, समझे क्या, कंप्लीट सॉल्ट। ये वाला हाइड्रोजन एक रिप्लेसेबल नहीं होता है, H3PO3 में एक हाइड्रोजन लगा होता है ना फास्फोरस से, तो ये रिप्लेसेबल नहीं होता है, गेटिंग ना। उसी तरह से सेम ये वाले सारी चीजें, गेटिंग ना, ये सब सारी चीजें। दिस इज ऑल्सो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, लिख लो, दिस इज ऑल्सो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। ये दोनों रिएक्शन कैसे डिस्प्रपोर्शनेशन है, मतलब ये लिख लो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। उसी तरह से जैसे ये नाइट्रोजन वाला था ना, शायद नाइट्रोजन वाला रहा होगा, NO2, हाँ, तो ये NO2 है, ये NO2 है, तो यहां पे नाइट्रोजन कैसा +4 है, तो +4 से क्या दे रहा है ये, नाइट्रोजन +3, नाइट्रोजन +5, तो नो डाउट दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एंड अगर हमने इसी NO2 को, लास्ट बता रहा हूं, अगर हमने इसी NO2 को रिएक्ट करा दिया NO2 + NaOH, यही NO2 + NaOH, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, तो NO2 + वाटर क्या दे रहा था, वो मिक्सचर ऑफ एसिड दे रहा था। NO2 + वाटर was giving the mixture of acid HNO2 + HNO3, तो NaOH साथ क्या देगा, इन्हीं एसिड के सॉल्ट दे देगा, ये जो एसिड है ना, तो इसके साथ दे देगा NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम नाइट्रेट, ये सॉल्ट्स आ जाएंगे, समझे क्या। तो इन सब बातों का ध्यान रखो, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस तो एनीवेज हो गया है। नाउ एक चीज इंपॉर्टेंट बची, दो चीजें इंपॉर्टेंट बची हैं, तुम देख सकते हो मैंने PDF में डाला हुआ है, ये सब मैंने पढ़ा दिया, ये D2 ये सब मैंने पढ़ा दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज बची है रिगार्डिंग द ऑक्सीडाइजिंग पावर। अभी तक देखो हम लोग कई सारा पढ़ चुके हैं, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक बार यहां पे ये पूरा ये लिस्ट है कि कौन कितना ऑक्सीडाइजिंग है, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। ये तो H2O2 के बारे में दिया गया, ये तो H2O2 के बारे में, ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है ना। दिस इज फॉर H2O2. H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज ऑल्सो ब्लीचिंग एजेंट। तो इसे मैंने पढ़ाया हुआ है। तो एक बार ये लिस्ट देख लो, ये लिस्ट तुमको काम आएगा। कभी कभी ऐसा रिएक्शन, मतलब ऐसा रिएक्शन पूछ ले जाता है, ऐसा रिएक्शन पूछ ले जाता है कि आयोडीन और ओजोन है तो क्या होगा, समझेगा। तो एक बार ये देख लेते हैं, अगर एक बार हमने ये लिस्ट को थोड़ा ध्यान में रख लिया तो चीजें हमारे लिए काफी आसान हो जाएंगी प्रिडिक्ट करना कि कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, और किसका किसके साथ रिएक्शन कराया तो क्या होगा। तो हमें दिख रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, फ्लोरीन है, फिर क्या है, ओजोन है, फिर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर दिस इज एक्चुअली व्हाट, Ca+2 and this is Cl- and ClO-। हाइपोक्लोराइट आयन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर क्या है, PbO2 है, PbO2 इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग है। ये परऑक्साइड नहीं है, ये डाइऑक्साइड है, दिस इज नॉट अ परऑक्साइड, दिस इज अ डाइऑक्साइड, समझे क्या। PbO2 परऑक्सीडाइसल्फेट आयन एंड BiO3-, ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसा है इनका, सेम है, इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसा है, सेम है। देन KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, मतलब एसिडिफाइड KMnO4 जो है फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, एसिडिफाइड KMnO4 जो है ओजोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, इंस्टेड फ्लोरीन क्या करेगा, एसिडिफाइड KMnO4 को ऑक्सीडाइज कर देगा, मगर KMnO4 ऑलरेडी कैसा है, +7 है, तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है नहीं, समझे क्या। देन KMnO4 एसिडिक एंड देन H2O2 इन द एसिडिक मीडियम, समझे क्या, एंड देन व्हाट, MnO2, देन डाइक्रोमेट इन द एसिडिक मीडियम। मैंने बताया था KMnO4 इन द एसिडिक मीडियम इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन डाइक्रोमेट इन द एसिडिक मीडियम। देन Cl2, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, समझे क्या, कि डाइक्रोमेट के लिए हम लोग HCl को यूज नहीं कर सकते हैं। देन व्हाट, conc HNO3 एंड conc H2SO4, concentrated HNO3 is a stronger oxidizing agent than concentrated H2SO4, समझे क्या। concentrated HNO3 will not oxidize what, chlorine, because chlorine is a stronger oxidizing agent than concentrated HNO3. then bromine, then HNO2, then iron +3 and then I2, समझे क्या, iron +3 and I2। मैंने कहा था कि iron +3 FeI3 स्टेबल नहीं होता है, iron +3 I2 को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, I- में खुद चेंज हो जाता है, किसमें, कन्वर्ट, FeI3 मैंने क्या बताया था कि FeI3 में क्या होता है, Fe+3 I- को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में,
एंड खुद रिड्यूस हो जाता है किसमें, Fe+2 में। मतलब FeI3 कैसा है, स्टेबल नहीं है, ये बात मैंने पढ़ा चुका हूं मैं, FeI3 इज नॉट एट ऑल स्टेबल, समझे क्या। एंड देन H2O2 इन द अल्कलाइन मीडियम, समझे क्या। तो ये लिस्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो लिस्ट है दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर हमने एक बार ये वाला लिस्ट थोड़ा ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो फिर कुछ क्वेश्चंस जो गलती हो जाती है, इसमें कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए गए, हम लोग देख लेते हैं एक बार उसको। तो ये लिस्ट देख लेते हैं एक बार हम लोग। लिस्ट क्या है, लिस्ट में पूरा लिस्ट एक साथ लिख देता हूं। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज व्हाट, फ्लोरीन। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज व्हाट, फ्लोरीन। देन इट इज ओजोन, देन इट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को मैं ऐसे लिखता हूं Ca+2 Cl- एंड ClO-, समझेगा, ब्लीचिंग पाउडर। देन इट इज PbO2, PbO2 हो गया, या H2O8 -2 हो गया, परऑक्सी डाइसल्फेट है, या BiO3- हो गया, समझे क्या। देन उसके बाद वी हैव एसिडिफाइड KMnO4 इन H+, एसिडिफाइड KMnO4। उसके बाद हमारे पास क्या है, एसिडिफाइड H2O2, मैंने रिएक्शंस पढ़ाए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, MnO2 है। हमने पढ़ा था कि H2O2 MnO2 को ऑक्सीडाइज कर रहा था, हमने पढ़ा था रिएक्शन, एसिडिफाइड H2O2 का रिएक्शन पढ़ा था MnO2 के साथ, बिकॉज H2O2 एसिडिफाइड इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन MnO2। तो H2O2 एसिडिफाइड कैन ऑक्सीडाइज MnO2 इनटू Mn+4 है ना, Mn+4 इनटू Mn+6 या Mn+7, ये हमने पढ़ा हुआ है H2O2 में, समझे क्या, गेटिंग ना, राइट। फिर उसके बाद क्या है, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एसिडिफाइड, समझे। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, फिर है Cl2, गेटिंग ना, Cl2 है। और मैंने यहां पे बताया था कि डाइक्रोमेट के साथ HCl नहीं यूज कर सकते हैं। डाइक्रोमेट के साथ HCl क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, सॉरी KMnO4 के साथ HCl नहीं यूज कर सकते, ये मैंने बताया था, बिकॉज KMnO4 क्या करेगा, HCl को कन्वर्ट कर देगा Cl2 में। डाइक्रोमेट देखो एकदम आस पास है ना, और मैंने ये चीज बताया भी था, तो ये हो सकता है थोड़ा सा इसमें चेंज हो। Cl2 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द डाइक्रोमेट, ये पोजीशन चेंज कर लो, हमने E0 वैल्यूज के हिसाब से देखा था। Cl2 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन डाइक्रोमेट, समझे क्या। देन वी हैव व्हाट, concentrated HNO3, then we have conc HNO3। मैंने ऑलरेडी बताया concentrated acids are always oxidizing acids। then we have conc H2SO4। concentrated HNO3 is a stronger oxidizing agent than concentrated H2SO4, इस बात को ध्यान रखो। then we have Br2, then we have ferric, then we have I2, and then we have H2O2 in alkaline medium, समझे क्या। तो ये ऑर्डर है ऑक्सीडाइजिंग पावर का। अभी हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी नोट्स में, ये हम लोग कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये पहली बात, ये ऑर्डर को ध्यान रखो, इस लिस्ट को ध्यान में रखो, समझे। अब देखो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें, अगर सिर्फ H2O2 लिखा है तो H2O2 को सिर्फ और सिर्फ, अगर सिर्फ H2O2 लिख कर आया है तो ट्रीट दैट H2O2 एज एसिडिफाइड H2O2, समझे क्या। तो जैसे पहला एग्जांपल हमें दिया गया है H2O2 प्लस Cl2, गेटिंग ना। तो अगर हमने लिखा H2O2 प्लस Cl2, तो यहां पे क्या हो, H2O2 प्लस Cl माइनस, H2O2 प्लस Cl माइनस। तो हमने क्या देखा है कि H2O2 इज H2O2 का पोजीशन किधर, ये है ना H2O2 पोजीशन। H2O2 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, मतलब H2O2 के सामने अगर Cl- आया, वो Cl- को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, बिकॉज H2O2 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, ठीक है ना। तो H2O2 Cl- को Cl2 में क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और जब H2O2 खुद रिड्यूस होता है तो वो किसमें रिड्यूस होता है, पहले तो Cl- Cl2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और H2O2 जब रिड्यूस होता है किसमें रिड्यूस होता है, H2O में रिड्यूस होता है ना, समझेगा। तो Cl- इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, समझेगा, एंड H2O2 इज
H2O2 इज रिड्यूस टू H2O, तो ये हो गया क्या, रिडक्शन। तो ये 2Cl माइनस, समझे क्या, एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस। और ये मीडियम है, हम लोग जैसे यहाँ पे 4H प्लस आ गए, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बिकॉज ये H2O2 ना एसिडिक मीडियम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कितना, 2H प्लस, समझे क्या। बिकॉज पोजीशन देखो, H2O2 एसिडिफाइड मीडियम में इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड Cl2, मतलब H2O2 के सामने अगर Cl माइनस आया तो Cl माइनस को Cl2 में वो कन्वर्ट कर देगा, पहला वाला एग्जांपल, समझे क्या। दूसरा वाला एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास है H2O2 प्लस 2I माइनस, दूसरा वाला एग्जांपल। तो पोजीशन देखो जरा, लुक एट द पोजीशन, फिर से H2O2 बस अकेले दिया, मतलब इसको क्या मानेंगे, एसिडिफाइड H2O2 माना जाएगा। तो अगर हमने इसको एसिडिफाइड H2O2 माना तो पोजीशन देखो, H2O2 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन व्हाट, इट इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन I2, मतलब अगर H2O2 के सामने अगर I माइनस आ गया तो वो I माइनस को आराम से क्या कर देगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा, समझे क्या, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो H2O2 प्लस I2, तो वो क्या हो जाएगा, ये आराम से I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और H2O2 रिड्यूस हो जाएगा किसमें, H2 में, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस, राइट। एंड यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा प्लस 2H प्लस, करेक्ट ना, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन, करेक्ट ना, समझ रहे हो ना। तो ये लिस्ट को ध्यान में रखना जरूरी है। अब देखो अगला, जैसे हमारे पास अल्कलाइन H2O2 इन द अल्कलाइन मीडियम प्लस कितना I माइनस, तो H2O2 जो है, H2O2 इन द अल्कलाइन मीडियम I माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। मतलब अगर तुम ऐसे लिखो कि H2O2 खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया किसमें, H2 में, और I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज कर दिया, गलत है, क्योंकि I2 इज अ ये देखो, I2 is a stronger oxidizing agent than what, H2O2 in the alkaline medium। तो H2O2 के सामने, H2O2 alkaline medium में अगर इसके सामने I माइनस आया तो I माइनस जो है I2 में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, समझे क्या। तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता है, I माइनस विल नॉट बी ऑक्सीडाइज टू I2, इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है नो रिएक्शन, बात समझे क्या। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है नो रिएक्शन, यहां पे लिखा है क्या, नो रिएक्शन। H2O2 I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, बात समझे क्या। उसी तरह से अगर हमारे पास है अगला वाला, हमारे पास क्या है, Br2 प्लस क्या, HNO2, ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा क्या। पोजीशन देखो जरा, HNO2 और Br2 का पोजीशन देखो, जस्ट लुक एट द पोजीशन ऑफ HNO2 एंड Br2, HNO2 एंड Br2, HNO2 का पोजीशन मैंने क्या किया, मिस किया क्या, Br2 के बाद और Fe+3 से पहले, सॉरी, ये ऐसा है, ये Br2 और ये क्या हो गया, यहां पे हो गया HNO2। तो Br2 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन HNO2, तो Br2 क्या करेगा, HNO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा, समझे क्या। तो Br2, बिकॉज Br2 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन HNO2, तो HNO2 नाइट्रोजन प्लस 3 से ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, HNO3 में, और Br2 खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, 2Br माइनस में, बात समझे क्या। HNO2 नाइट्रोजन प्लस 3 इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रोजन प्लस 5, ये ऑक्सीडेशन हो गया, और Br2 से Br माइनस क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, समझे क्या, राइट। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन है, जैसे यहां पे लिखा गया I2 प्लस HNO2, मतलब I2 इज नॉट अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन HNO2 ना, मतलब क्या, I2 जो है HNO2 को नाइट्रोजन प्लस 3 को नाइट्रोजन प्लस 5 में कन्वर्ट नहीं कर सकता ना, करेक्ट ना। तो इस वजह से यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है नो रिएक्शन, HNO2 ऑक्सीडाइज नहीं होगा, करेक्ट ना, नो ऑक्सीडेशन ऑफ HNO2, नो ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, HNO2, करेक्ट ना। फिर अगला वाला तुम्हें बताइए, डाइक्रोमेट प्लस डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस HCl। तो ये मैंने बताया था कि this thing I have told you when we were discussing the potassium dichromate, I have told you that कि KMnO4 के लिए हम लोग HCl यूज कर सकते हैं। हमने कहा था कि KMnO4, सॉरी अभी मैंने शायद गलत बोल दिया, मैंने कहा था कि
एसिडिफाइड KMnO4 के लिए, एसिडिफाइड KMnO4 के लिए हम लोग HCl को, KMnO4 क्या है, KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, तो KMnO4 को एसिडिफाई करने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करते हैं, हम लोग H2SO4 यूज करते हैं। हम लोग KMnO4 को एसिडिफाई करने के लिए HCl नहीं यूज करते हैं, क्योंकि KMnO4 HCl को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, HCl को ऑक्सीडाइज कर देता है Cl2 में, और फिर वो स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से कैलकुलेशन गलत आते हैं। मगर डाइक्रोमेट को मैंने क्या बताया था, डाइक्रोमेट कैन नॉट ऑक्सीडाइज HCl to Cl2, समझेगा। डाइक्रोमेट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, डाइक्रोमेट को एसिडिफाई करने के लिए वी कैन यूज व्हाट, HCl, राइट। तो ये चीज मैंने बताई थी। तो अगला वाला एग्जांपल जो है, अगला वाला एग्जांपल इनएप्रोप्रिएट एग्जांपल है, अगले वाले एग्जांपल को काट दो, जस्ट स्ट्राइक ऑफ ये वाला एग्जांपल, दिस एग्जांपल इज नॉट रिक्वायर्ड। देन कॉन्क HNO3 प्लस फेरस, कॉन्क HNO3 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन फेरिक, तो फेरस को फेरिक में क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। अभी उसके बाद एंड करने से पहले एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है, कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि ये जो तुम लिस्ट देखो, लिस्ट देखो, इस लिस्ट में तुम देखकर बताओ कि कौन कौन से सब्सटेंसेस है, कौन कौन से सब्सटेंसेस है I- को I2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस है दैट कैन कन्वर्ट I- to I2 इस वाली लिस्ट में। वैसे तो हमने अलग अलग पढ़ा है, हमने पढ़ा है MnO4- पढ़ा है, हमने H2O2 पढ़ा है, हमने थायोसल्फेट पढ़ा है, H2O3 नहीं ये नहीं है। I- को I2 में कौन कौन कन्वर्ट कर सकता है, I- देखो काफी एंड में ना, I- काफी एंड में है, मतलब ऑल द सब्सटेंसेस which are stronger oxidizing agent than I2 can oxidize I- to I2, समझे क्या। तो सीधी बात, ऑल सब्सटेंसेस यहां पे, बिकॉज ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक ओजोन और KI का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऑल सब्सटेंसेस which are stronger oxidizing agent, which are stronger oxidizing agent than I2 can oxidize I- to I2। तो तुम लिस्ट देखो, मतलब अगर हमारे पास यहां पे आया X plus 2KI and this will give what, I2, तो इसके लिए X क्या क्या हो सकता है, तो X क्या क्या हो सकता है, अगर तुम लिस्ट को ध्यान से देखोगे तो X कैन बी फ्लोरीन, X कैन बी ओजोन, है कि नहीं। फ्लोरीन साथ किया तो ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि फ्लोरीन प्लस 2I- क्या देगा, जैसे फ्लोरीन प्लस 2I- क्या देगा, 2F- प्लस I2, तो X कैन बी फ्लोरीन, समझे क्या, राइट। उसी तरह से X कैन बी व्हाट, ओजोन, X कैन बी ओजोन, तो मतलब ओजोन प्लस 2I- ये क्या दे देगा, ये दे देगा KOH प्लस I2, बात समझे क्या। उसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर भी, ब्लीचिंग पाउडर भी, मतलब आप देख लो यहां से, मतलब बस ये तुम्हें ध्यान होना चाहिए कौन कौन से कन्वर्ट कर सकते हो। तो X कैन बी फ्लोरीन, X कैन बी ओजोन, X कैन बी ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, X कैन बी दिस थिंग PbO2 या S2O8-2, मैंने बताया था S2O8-2 इज रिड्यूस टू व्हाट, S2O8-2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में बता चुका हूं, ये क्या देता है, ये 2 सल्फेट देता है, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन ना, रिडक्शन, राइट। फिर MnO4- एसिडिक कैन कन्वर्ट I- to I2, समझे क्या। देन एसिडिफाइड H2O2 एसिडिक, समझे क्या, राइट। देन MnO2 ऑल्सो कैन कन्वर्ट I- to I2, बहुत कॉमन रिएक्शन है ये, राइट। देन डाइक्रोमेट, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, K2Cr2O7 in the acidic medium, right. Then Cl2 can also do it, then Conc HNO3, getting na, then Conc H2SO4, they all can oxidize I- to I2, then Br2 can also do it, then HNO2 can also do it, getting na, and then what, then Fe+3 can also do it। मतलब ये वही जो लिस्ट है, मैंने ये सारे इसको इंक्लूड कर लिए, ये सब के सब स्टार्टिंग से लेकर के यहां तक के, यहां तक I- को I2 में कौन कौन कन्वर्ट कर सकता है। और ये वाला तो मैंने बहुत कॉमन रिएक्शन करवाया था कि Fe प्लस FeI3 ये स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि FeI3 में
जो फेरिक है वो फेरिक खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, +2 में, और I माइनस को कन्वर्ट कर देगा किसमें, I2 में। तो अल्टीमेटली ये FeI3 जो है, FeI3 दिस एग्जिस्ट एज FeI2 प्लस हाफ I2। मैंने बताया ये वाला रिएक्शन, ठीक है। तो ये लिस्ट को थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखो। मोस्ट प्रॉब्ली कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है, ओजोन में कंफ्यूजन हो जाता है और H2O2 में कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, एल्कलाइन H2O2 I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, बाकी सबके सब I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज कर देंगे, समझेगा। ओजोन भी ऑक्सीडाइज कर देगा, Cl2 भी कर देगा, डाइक्रोमेट भी कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।